चलिए आज का टॉपिक जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरीके की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म का ही टाइप होता है। तो optical isomerism is a type of stereoisomerism. The main feature of optical isomers is that they have the ability to rotate plane polarized light. यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ लाइट के अंदर जो है वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस पाए जाते हैं इन डिफरेंट प्लेन्स। क्लियर है? आपको पता है तीन प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स वाई, एक होता है वाई जेड और एक होता है एक्स जेड। इन तीनों प्लेन्स के अंदर वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस पाए जाते हैं किसी भी ऑर्डिनरी लाइट के अंदर। जब ऐसी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं। अब निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म एक स्पेशल प्रिज्म होता है जो कैल्साइट का बना हुआ रहता है। कैल्साइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि बाकी किसी भी दो प्लेन के, किसी भी टू प्लेन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक प्लेन के वाइब्रेशंस को ही अपने में से क्रॉस होने देता है। यानी जब ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म में से पास होती है तो हमें जो लाइट मिलती है उसके बाद उस लाइट के अंदर वाइब्रेशन से केवल सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी प्लेन्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो निकोल प्रिज्म एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये ऑर्डिनरी लाइट है और ऑर्डिनरी लाइट में देख रहे हो आप वाइब्रेशंस पाए जा रहे हैं सभी प्लेन्स के अंदर। लेकिन जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास कराएंगे तो क्या होगा कि वाइब्रेशन केवल सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, बाकी प्लेन्स के वाइब्रेशंस निकोल प्रिज्म क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशन केवल सिंगल प्लेन में पाए जाते हैं उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट थी, ठीक है, उसको हमने निकोल प्रिज्म में से पास कराया तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन में से पास कराते हैं। जैसे ही इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन में से पास कराएंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है तो ये जो सॉल्यूशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है PPL, तब ये सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी कहलाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी की ये क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, सच सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितने एंगल से रोटेट हुई है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोलराइमीटर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। A substance which rotates the plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory। ऐसे सभी सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं उन सभी सब्सटेंसेस को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहा जाता है। एक्चुअल में डेक्स्टर जो है एक लैटिन वर्ड है
और जिसका मतलब होता है राइट साइड, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है पीपीएल को राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन करना है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखें, स्मॉल डी होना चाहिए, कैपिटल डी लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है। लैटिन टर्म लीवस का मतलब लेफ्ट, यानी कि ये पीपीएल को लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। और शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस या एल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो कहीं भी आपको प्लस या डी लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और माइनस या एल दिखाई दे जाए तो वो लीवो रोटेटरी होता है। क्लियर? चलिए, सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्से में, दो सिमेट्रिकल हिस्से में डिवाइड कर देता है। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक वह प्लेन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो एक जैसे हिस्से में काट देता है। डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये आपका शर्ट का बटन है, शर्ट का बटन है। क्लियर है? और शर्ट के बटन को मैं अगर इस तरीके से काटता हूँ, इस तरीके से अगर मैं काट देता हूँ तो मुझे ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी तरीके से ये कोल्ड ड्रिंक का कोई ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास को मैं इस तरीके से काट देता हूँ, इस लाइन के अलोंग काट देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? दो इक्वल हाफ्स, दो सिमेट्रिकल हाफ्स मिलेंगे। यानी ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्लियर है? तो ये लाइन अगेन क्या कहलाएगी? आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? उसी तरीके से मान के चलिए ये ब्रिक है, ये कोई ईंट है, और इस ईंट को चाहे अगर मैं मान के चलो ऐसे काट देता हूँ तो अगेन मुझे दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, दो सिमेट्रिकल हाफ्स मिलेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से काट देता हूँ तो फिर मुझे जो है दो सिमेट्रिकल हाफ मिलेंगे, या फिर अगर मैं इस ब्रिक को ऐसे काट देता हूँ तब भी मुझे जो है दो सिमेट्रिकल हाफ मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ब्रिक के अंदर कितने कितने सारे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गए? 1 2 3। क्लियर है? अब देखिए, ऐसी सभी ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उनको डिससिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको डिससिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो वो सभी एकायरल कहलाते हैं। यानी अभी पीछे जो मैंने ये शर्ट का बटन बताया था, ये एकायरल है, ये भी एकायरल है, ग्लास हमारा एकायरल है, और ये भी एकायरल है। ये तीनों के तीनों एकायरल क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती तो हम कायरल बोलते। क्या बोलते? कायरल बोलते। क्लियर है? अच्छा, डिसमेट्रिक ऑब्जेक्ट या कायरल ऑब्जेक्ट की एक खास बात ये होती है कि उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, यानी एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढक सकती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा जो हाथ है, हमारा एक लेफ्ट हैंड कंसीडर कर लेते हैं, वो चाहे राइट कंसीडर कर लो चाहे लेफ्ट, पर मैं आपको लेफ्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा जो उल्टा हाथ है उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसलिए हमारा जो हाथ है वो डिसिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट है। और जब उसकी मिरर इमेज हम देखेंगे तो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। अभी नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मीनिंग है उसे हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए, मान के चलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और इस लेफ्ट हैंड को मैं इस मिरर के सामने
इस पोजीशन पे रखता हूँ तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज बन जाएगी। क्लियर है? तो इस मिरर इमेज को मैंने ये इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारी मिरर इमेज है लेफ्ट हैंड की, उसको अपने लेफ्ट हैंड से कंपेयर करता हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, क्लियर है, उससे मैं कंपेयर करता हूँ। याद रहे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज अवर एक्चुअल लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड जो ये बनी थी, ठीक है ना। तो जब मैं इस लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है ना, इसी पोजीशन में मतलब जैसा ये है उसी ओरिएंटेशन में मैं जैसे ही अपने इस हाथ को इसके ऊपर रखूंगा, मतलब इस लेफ्ट हैंड को इस मिरर इमेज के ऊपर रखूंगा, तो आप गौर से देखो कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएंगे। एक ऑब्वियस सा रीज़न ये है कि इस इमेज में आपको जो हमारा थंब दिख रहा है वो राइट साइड में दिख रहा है, और इस वाली इमेज में जो हमारा थंब है वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो हमारे थंब जो है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, वो उसकी मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोज। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल प्रॉपर्टी है ये कायरल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कायरल ऑब्जेक्ट की मिरर इमेजेस ही नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। आ रही है बात समझ में? बाकी ये हमारा राइट हैंड है, क्लियर है, इसको कंसीडर ना करें। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत इजी डायग्राम है। मान के चलिए कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड, और ये हमारे बीच में हमने मिरर लगा दिया है, दिस इज मिरर। तो मिरर के अंदर ये हमारी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज, ठीक है ना, मिरर इमेज बन जाएगी। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज मिरर इमेज। अब क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड को और मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो एक दूसरे के ऊपर रखने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमारे थंब जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में, क्लियर है। हमारी जो मिरर इमेज का थंब है वो तो राइट साइड में है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब जो है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब आप इस पोजीशन में रखोगे एक दूसरे के ऊपर तो हमारे जो थंब हैं वो एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मिरर इमेज है ये कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल प्रॉपर्टी कायरल ऑब्जेक्ट की होती है, क्लियर है। तो ये एक अल्टीमेट टेस्ट होता है ये पता करने का कि कोई भी ऑब्जेक्ट कायरल है या अकायरल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है तो वो कायरल होगा, और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होंगी तो वो अकायरल होंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखिए पिछले मैंने एक बार आपको ये शर्ट का जो बटन बताया था, ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। जैसे ये शर्ट का बटन है और जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो एज इट इज़ यही बनेगी, और जब मैं देखूंगा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक देंगे। तो इसका मतलब ये मिरर इमेज कैसी है, सुपर इम्पोजेबल। तो जब कभी भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट कैसी होती है, अकायरल। क्लियर है? तो आपको सिर्फ दो चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी। एक तो बात ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है तो वो ऑब्जेक्ट कायरल होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है तो वो क्या होता है, अकायरल होता है। ये बात क्लियर हो गई? तो हमारे शर्ट का बटन अकायरल है, अभी मैंने जो ग्लास बनाया था वो अकायरल है, ब्रिक अकायरल है, लेकिन हमारा हैंड जो है कायरल होता है। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कायरल कार्बन एटम क्या होते हैं। कायरल कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे जुड़ने वाले 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करते। मान के चलो कि ये हमारा कार्बन है और इससे जुड़ने वाले 4 ग्रुप्स हैं, ए बी क्यू एंड डी। अगर ये चारों ग्रुप ए बी क्यू और डी
जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, तब ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम, क्लियर है? कायरल कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टीरियो सेंटर, क्लियर है? और कायरल कार्बन के एटम को हम एस्ट्रिक मार्क से यानी स्टार से डिनोट करते हैं, क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कार्बन है और इससे जुड़ने वाले 4 ग्रुप्स जो हैं, एक तो है प्रोपाइल, एक है मिथाइल, एक है इथाइल और एक हो गया हमारा Br। अब ये चारों ग्रुप्स बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो ये जो हमारा कार्बन है वो कैसा होगा? ये कायरल कार्बन होगा और उसको हम एस्ट्रिक मार्क से यानी स्टार से डिनोट करते हैं, क्लियर है? अब मैंने आपको 2 चीज़ें क्यों पढ़ाई, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा कायरल कार्बन एटम। ये 2 चीज़ मैंने इसीलिए पढ़ाई थी, तभी आपको अगर ये 2 चीज़ मैं नहीं पढ़ाता तो आपको ये वाला टॉपिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल समझ में नहीं आता। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कायरल कार्बन होता है, साथ के साथ एसिमेट्री पाई जाती है। यानी एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस जब फॉलो हो जाएंगी तब वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कहलाएगा। 2 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? एक तो ये कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन जो होना चाहिए, साथ के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बच्चों में के दिमाग में ये डाउट आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, क्लियर है? तो याद रखना कि ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल पाया जाता है सिर्फ वही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। जिसके अंदर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ठीक है? ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, क्लियर है? ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? अच्छा, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, ठीक है? ऐसे सभी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जो डिसिमेट्रिक होंगे। डिसिमेट्रिक का मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या फिर जो कैसे होते हैं? कायरल होते हैं, क्लियर है? साथ के साथ इट शुड कंटेन कायरल कार्बन एटम, उसके पास कायरल कार्बन एटम होना